जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों को पता है 2023 का सीएसएस बिल्कुल आप कह लो कि मैक्सिमम 8-10 दिन ही रह गए हैं। तो इसके रेफरेंस से अगर देखा जाए, मैंने तकरीबन 2-3 दिन पहले जनरल एबिलिटी का मैंने एक गेस्ट पेपर एक प्रोवाइड किया था स्टूडेंट्स को। तो कुछ स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर आप इसके काइंडली सोल्यूशन भी अगर आप शेयर कर दें, तो आज इंशाल्लाह सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। इनमें कुछ पहले आप लोगों से मैं एरियाज में डिस्कस में करना चाह रहा हूं, जो कि पास्ट पेपर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो पास्ट पेपर्स में कौन कौन से एरियाज आए हुए हैं और इस दफा 23 के लिए कौन कौन से डिफरेंट चैप्टर्स जो हैं वो क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना चलूँ जो कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं। बेटा आप लोगों का जो पेपर होता है कंपल्सरी जीएसए, जीएसए में आप लोगों को पता है कि दो पार्ट्स हैं, एक है जनरल साइंस और एक है जनरल एबिलिटी। जनरल साइंस आप लोगों का 60 मार्क्स का है, जबकि जो जनरल एबिलिटी वो आप लोगों का 40 मार्क्स का है। तो ये टोटल मार्क्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए ना, टोटल मार्क्स 40, ये 40 मार्क्स का आप लोगों का टोटल पेपर है। अब इसमें आप लोगों के 3 सेक्शन बने होते हैं। मैं इसको जरा थोड़ा सा और मैक्सिमाइज कर दूं। बेटा इसमें ना आप लोगों के 3 सेक्शन है टोटल। एक आप लोगों का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में अब अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया और फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ये बेटा हर क्वेश्चन 5 मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों का हर सेक्शन आपका 20 मार्क्स का है। अब 20 मार्क्स का सेक्शन ए हो गया, ठीक है। इसको जरा गौर कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जब आपका सेक्शन बी जब आ गया, ये भी बेटा आप लोगों का 4 क्वेश्चन जिसमें आ गए, दैट मीन्स 20 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। कितना हो गया? 20, 20, 40। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों का सेक्शन है सी, इसमें भी इसी तरह बेटा आप लोगों के ये 4 क्वेश्चन आपके ये हो गए। तो ये कितना हो गया? 20 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन जो आता है जनरल एबिलिटी का, वो टोटल एक्चुअल में 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से हम लोगों ने 40 मार्क्स हम लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। अब 40 मार्क्स किस तरह? हम लोगों ने सेक्शन ए बी सी में से सिर्फ हम लोगों ने कोई से 2 सेक्शन हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सेक्शन ए को अगर सिलेक्ट किया है, तो फिर आप लोगों ने 4 के 4 क्वेश्चन अपने इसके अटेम्प्ट करने हैं, अगर आप लोग फुल मार्क्स अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। और अगर आप लोगों ने सेक्शन बी को अगर अटेम्प्ट करना है, तो फिर सेक्शन बी आप लोगों को फुल अटेम्प्ट करना होगा। इसी तरह अगर सेक्शन सी अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप लोगों ने सेक्शन सी फुल आपने अटेम्प्ट करना है। दैट डजंट मीन्स कि सेक्शन ए में से आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, सेक्शन बी में से 1 क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन सी में से 1 क्वेश्चन कर लिया, ये 4 क्वेश्चन ये हो गए। इसी तरह सेक्शन ए में से 1-2 क्वेश्चन और उठा लिए, सेक्शन बी में से, इस तरह नहीं। जो आप लोगों ने 8 क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं, वो सेक्शन ए या बी को सिलेक्ट कर लें, ए या सी या बी या सी को सिलेक्ट कर लें। इस तरह आप लोगों ने पूरा पूरा सेक्शन आप लोगों ने सिलेक्ट करना। ठीक है। तो अभी हम लोग इसके चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को पहले जरा थोड़ा सा ब्रीफली जरा गाइड कर दूं कि मैंने इसमें से चैप्टर कौन कौन से उठाए हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए में, ये चैप्टर हमारा आया हुआ है टाइम डिस्टेंस ट्रेन प्रॉब्लम में से। टाइम डिस्टेंस, ये आप लोग कह रहे हैं डायरेक्शन प्रॉब्लम में से आया हुआ है। ये CSS 2017, 2018, 2019, 2021, 2021 और 2022 में ये चैप्टर आप लोगों का आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं आपको सोल्यूशन भी आगे फिर मैं बताता हूँ। मैं आप लोगों को जरा थोड़ा सा इसके बारे में पहले गाइड करूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है अ प्लॉट ऑफ लैंड इन द शेप ऑफ प्रिज्म। ये बेटा आप लोगों का आया, मैंने उठाया ज्योमेट्री में से। 2021 के पेपर में ज्योमेट्री में से बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेल हुए थे। ये CSS 2016 में इसकी डेफिनेशन आई है, 2020 में है, 2021, 2021, 2021 और 2022 में भी ज्योमेट्री आप लोगों का पेपर में आया हुआ है। अच्छा बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने उठाया है, ये आया आप लोगों का अरिथमेटिक मीन एवरेज, व्हाट वाज द एवरेज। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एवरेज में से उठाया गया। एवरेज बेटा आप लोगों का ऑलरेडी आ चुका है CSS 2021 में। ये सिर्फ 2021 में, 23 में दोबारा एक्सपेक्टेड है। 23 के पेपर में बेटा आप लोगों का एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन बेटा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। वजह क्या है वो अभी आगे बताता हूँ। 21 में, ये 22 में नहीं है, ये 23 में आ सकता है। ये बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग में से लिया गया, जिसको हम लोग एबिलिटी पोर्शन कहते हैं।
एनालिटिकल रीजनिंग बेटा 2016, 2018, 2020, 20 में आप लोगों का एनालिटिकल रीजनिंग आ चुका है, और बेटा दोबारा 23 में ये फिर आप लोगों का पेपर में आ सकता है। ये सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी में अब मैंने कौन से क्वेश्चन उठाए हैं? ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेटा फिर से टाइम डिस्टेंस में से लिया गया है, और ये जो चैप्टर आप लोगों का, इसी चैप्टर में एक और टॉपिक मैंने ऐड किया हुआ अपनी बुक में, आप देख सकते हो। बुक अगर आप में से किसी को जरूरत है, आप बेटा मुझसे मंगवा सकते हो। उसमें बेटा एक चैप्टर है डायरेक्शन प्रॉब्लम, वो टाइम डिस्टेंस के चैप्टर में है डायरेक्शन प्रॉब्लम। ये डायरेक्शन प्रॉब्लम में से लिया गया है 2017-18 जो ऊपर में लिखे है ना, 17, 18, 19, 21, 21, 22, इन बेटा पेपरों में आप लोग देखो, ये एक क्वेश्चन 2021 में सिर्फ वो टाइम डिस्टेंस से, बाकी सारे क्वेश्चन ये डायरेक्शन प्रॉब्लम में से हुए, सारे क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बेटा दोबारा ज्योमेट्री में से लिया गया है। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा आ रहा है हर साल बेटा, ज्योमेट्री में से एक दो क्वेश्चन लाजमी आ रहे हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशंस हैं। आपको पता है हर साल कोई ना कोई एक डेफिनेशन वो लाजमी वो देता है, वो कुछ ज्योमेट्री में से उठा लेता है, कुछ स्टैट के पोर्शन में से उठा लेता है, तो ये बेटा उस डेफिनेशन आप लोगों की गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो प्रॉब्लम, वेरी 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 एक्सपेक्टेड फॉर CSS 23। रेशियो प्रॉब्लम किस किस साल आया? 2017, 2018, 2018, 2019, 2020। मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ अलहमदुलिल्लाह, मुझे तो आप कह लो कि CSS के पास पेपर जबानी याद है, एक ही क्वेश्चन इसमें मुझे आइडिया है कि ये किस किस साल आया हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ बेटा, मेरा हमेशा मोस्टली जो एक जो फोकस ज्यादा होता है वो पास्ट पेपर्स पे होता है। बच्चों को जब तक पास्ट पेपर्स का नहीं पता बेटा जी, आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती। आप लोग कभी भी 40 में से 35 प्लस में नहीं जा सकते अगर आप लोगों को पास्ट पेपर्स की आइडिया नहीं है। बेटा जो सेक्शन सी मैंने जो प्रिपेयर किया है, इसमें 9th क्वेश्चन बेटा जी, एज प्रॉब्लम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज प्रॉब्लम। क्यों? 2017, 2021, 2022 एज प्रॉब्लम, पेपर उठा के चेक करें आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा जी, ये प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन रेशियो प्रोपोर्शन आपको बताया, वेरी वेरी एक्सपेक्टेड। 2017 में आया, 2020 में आया, और इस दफा 2023 में पक्का है प्रोपोर्शन ने आना है। ये बेटा 11 जो क्वेश्चन है, ये मैंने एक नया, एक आप कह लो कि ये 11 और 12 मैंने एक नए चैप्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। एक सेट वाला जो क्वेश्चन आया, वो सेट 2019 के पेपर में आया तो है, लेकिन वो बिला एक इजी सा उसने क्वेश्चन एक दिया था 2019 में, सॉरी 2019 के पेपर में आया था सेट वाला क्वेश्चन। लेकिन मैंने ये वाले जो क्वेश्चन जो दिए, ये डिमॉर्गन लॉज दिए, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड हो सकता है इस दफा वो दे दे डिमॉर्गन लॉज, ये भी सेट के अंदर ही एक टॉपिक बनता है। ये आपके लिए एक नया चैप्टर है। ये बेटा जी 12th जो है, ये भी एक नया चैप्टर है। ये बेटा जी मैंने क्वेश्चन लिया है क्लॉक एंगल प्रॉब्लम में से। क्लॉक एंगल प्रॉब्लम इस दफा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है, ये आज तक नहीं आया, वो 2023 में आ सकता है। मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जो फेडरल है ना FPSC, वो हर दफा CSS के, मैं अगर अपने जनरल एबिलिटी के सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, हर दफा कोई ना एक नया टॉपिक, एक नया वो चैप्टर आपको दे देता है पेपर के अंदर। जैसे 2021 का पेपर आप उठाओ, आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, वन पेपर का चैप्टर है, उसने CSS में उसने दिया हुआ है। 2021-2022 पेपर देखो बेटा, वो नंबर सीरीज प्रॉब्लम आपको दे रहा है, मेंटल एबिलिटी में से जो दे रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। वो बेटा जी आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर, इसलिए क्योंकि वो है ही वन पेपर का चैप्टर, वो CSS में वो दे रहा है। तो हर दफा कोई ना एक नया चैप्टर वो उठा लेता है। तो इस दफा मैंने जो एक अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको जो दो चैप्टर न्यू दिए हैं, एक सेट और एक आप लोगों को क्लॉक एंगल प्रॉब्लम्स का ये चैप्टर दिया। चलते हैं इनके सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस के लिए मैं आप लोगों को एक और स्लाइड में शेयर करता हूँ। ये अगर आप में से किसी को स्लाइड भी अगर चाहिए तो आप स्लाइड है मुझसे आप ले सकते हैं। एक मिनट जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आप लोगों को दूसरी स्लाइड भी मैं शेयर करता हूँ।
जी, वेलकम बैक। अच्छा, अभी आप लोगों को जो स्लाइड मैंने शेयर की है ना, इसमें अभी आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हर पेज पे मैंने एक ही क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है। क्यों? उसमें ये है कि आप लोगों को सोल्यूशन मैंने साथ साथ मैंने देना है। ये पहला जो क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया था, ये मैंने टाइम डिस्टेंस चैप्टर में इसमें लिया है। इसका सोल्यूशन क्या बनता है इसको जरा देखते हैं। अच्छा, इसमें कहता है एट 9 AM, 9 बजे T train left the station and 2 hours later train S left the same station at a parallel track. 9 बजे T ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा और उसके एग्जैक्टली 2 घंटे बाद एस ट्रेन ने भी स्टेशन को छोड़ा। इसका मतलब जो टी ट्रेन है वो स्टेशन को लेफ्ट कर रही है एट 9 AM, और इसका मतलब एस ट्रेन जो है वो स्टेशन को लेफ्ट कर रही है एट 11 AM। क्यों? एग्जैक्टली 2 आवर्स लेटर उसने उस स्टेशन को छोड़ा। अच्छा, इफ टी ट्रेन एवरेज 60 किलोमीटर, अब जो टी ट्रेन है इसकी अगर वेलोसिटी अगर देखी जाए तो ये 60 किलोमीटर पर आवर बनती है, जबकि एस ट्रेन की वेलोसिटी अगर देखी जाए एंड ट्रेन एस एवरेज 75 किलोमीटर पर आवर, इसकी एवरेज है 75 किलोमीटर पर आवर। यानी इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम डिड एस पास टी, एस टी को कितने बजे पास करेगी? आपको पता है सीएसएस एबिलिटी में चैप्टर का कंसेप्ट वही होता है, लेकिन वो हमेशा वो डिफरेंट टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। अब इसलिए मैंने मुश्किल क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाला है ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो। अब एक्चुअल में हमारे पास जो चैप्टर है ना, अगर आप मेरा यूट्यूब पे अगर आप टाइम डिस्टेंस वाला चैप्टर देखोगे, वहां पे मैंने इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी टी। इसका एक फार्मूला होता है, एस स्टैंड फॉर डिस्टेंस, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी या स्पीड, एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में अब हमें जरूरत अब हमें क्या है, एट व्हाट टाइम डिड एस पास टी, हमें टाइम हमें रिक्वायर्ड है टाइम। देखो, अब यहाँ पे अब हमारे पास डिस्टेंस भी होना चाहिए, हमारे पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए, तब हम लोग टाइम पर फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कहाँ से आएगा? अब डिस्टेंस अब हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें डिस्टेंस कितना है? यहाँ पे अब आप लोगों ने इसको लॉजिकली आप लोगों ने थिंकिंग करनी है कि अगर टी ट्रेन अगर 9 बजे चल रही है तो वो किस स्पीड के साथ जा रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ, यानी कि हर घंटे में 60 किलोमीटर वो कवर कर रही है। अब एस ट्रेन कितने बजे चली है? एस ट्रेन चली है 11 AM, 11 बजे। तो अब आप लोगों ने ये मुझे बताना है कि एस ट्रेन जब चली है तब टी ट्रेन उससे कितने फासले पे जा चुकी है। देखो, एक्चुअल में मुझे कह रहा है कि एट व्हाट टाइम एस पास टी, एस टी को कितने बजे क्रॉस करेगी। तो मुझे इनके दरमियान डिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए कि एस और टी के दरमियान एक्चुअल में डिस्टेंस है कितना, फासला कितना है। अगर टी ट्रेन अगर 9 बजे चल रही है और ये 1 घंटे में अगर 60 कवर करती है, तो ये 2 घंटे में कितना कवर करेगी? 2 घंटे इसलिए क्योंकि एस ट्रेन 2 घंटे के बाद चली है, 2 घंटा उससे लेट चली है। तो 2 घंटे के अंदर अगर देखा जाए, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर है तो 2 घंटे में एक्चुअल में 120 किलोमीटर का उनमें डिफरेंस आ चुका है। इस पॉइंट को आप लोगों ने देखना। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इन दोनों में 120 किलोमीटर का फासला आ चुका है। क्यों? अब वो टी ट्रेन 9 बजे चली है, इसका मतलब 10 बजे तक उसने 60 किलोमीटर कवर कर लिया। इसका मतलब 11 बजे तक 60, और अगर देखा जाए तो 11 बजे तक 120 किलोमीटर कवर कर लिया। तो अगर देखा जाए एस और टी के दरमियान एक्चुअल में 120 किलोमीटर का फासला है, और अगर एस जी 120 किलोमीटर का फासला कवर कर लेती है तो वो टी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। ये असल मेन इसमें क्वेश्चन है। एस अगर मैं रखूं 120 किलोमीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब ये देखिए वेलोसिटी, अब मैं यहाँ पे अब मैं कौन सी पुट करूंगा? देखिए वेलोसिटी इन में अब कितने का डिफरेंस आ रहा है? ये 60 की स्पीड से जा रही है, ये 75 की स्पीड से जा रही है। इसका मतलब 60 तो इन दोनों की कॉमन हो गई। इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर का, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है। जब दोनों पैरेलल ट्रैक पे हों तो दोनों की वेलोसिटी हमेशा आपस में माइनस हो जाती है, ये आप लोगों ने याद रखना है।
जब दोनों एक जैसी डायरेक्शन में हो तो उनकी वेलोसिटी माइनस हो जाती है। बीच में 16 का कॉमन आ गया, ये वेलोसिटी मेरी 15 आ जाएगी। इन टू टाइम मैंने फाइंड आउट करना। अब मैंने ये देखना है कि ये कितने टाइम में उसको क्रॉस करेगी। तो ये 120 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू टी। टाइम विल बी इक्वल टू 15, 8 आवर्स में उसको जाके वो क्रॉस करेगी। हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे एट, अब ये देखो ना 11 बजे एस ट्रेन चली थी ना, 11 में अगर आप लोग 8 आवर्स अगर प्लस करें तो ये कितना बनता है, ये 7 PM बनता है। हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे एट 7 PM एस ट्रेन विल पास टी ट्रेन। अब ये इसको अगर मैं कैलकुलेशन अगर करना चाहूँ कि सर ये 7 PM तक कैसे हम इसको कंफर्म हम कर सकते हैं कि 7 PM इसका राइट आंसर है। देखो अब जो टी ट्रेंड है, अब मैं इसको ना जिसको कहते हैं ना वेरिफिकेशन, इसको मैं वेरिफिकेशन के लिए आपको मैं ये वर्किंग करवा रहा हूँ। 7 PM पे अगर देखा जाए एस ट्रेन के कितने घंटे बनते हैं, सॉरी टी ट्रेन के, देखो टी ट्रेन चली थी 9 AM पे, तो टी ट्रेन के 9 बजे से लेके 7 बजे तक कितने घंटे बनते हैं, चेक करें जरा। 9 और 3 12, 12 3 और 7 10, यानी कि 9 से अगर 7 बजे तक अगर देखा जाए 10 घंटे बनते हैं। अब ये 10 घंटों में इसका टाइम बनता है 10 आवर्स, ठीक है, टाइम इसका हो गया 10 घंटे। अब ये देखें इसमें अगर टाइम अगर 10 घंटे अगर बन रहे हैं तो इसमें उसकी वेलोसिटी है 60 के हिसाब से, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना बनता है, ये मैं टी की बात कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। इसके टोटल ये किलोमीटर बनते हैं 600 किलोमीटर, यानी कि इसने शाम तक 7 बजे तक 600 किलोमीटर इसने कवर कर लिया। अच्छा, फिर अगर मैं देखूं एस ट्रेन के बारे में, तो एस चली है 11 AM पे, 11 AM तक इसके कितने घंटे बनते हैं, 11 से 7 PM तक 8 घंटे बनते हैं। 8 को अगर मैं 75 से अगर ज़रब करूँ ना, एस इज इक्वल टू वी टी, वी को पहले लिख लेता हूँ टी को बाद में, एस इज इक्वल टू वी 75 इंटू टी 8 घंटे, इसके भी ये बनते हैं 600 किलोमीटर। इसका मतलब दोनों का सेम डिस्टेंस हो गया, इसने भी 600 किलोमीटर कवर किया, इसने भी 600 किलोमीटर कर किया, एस टी को पास कर जाएगी। होप तो आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये बेटा जी टेक्निकल जो क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन आप लोगों के एबिलिटी के पेपर में हमेशा टेक्निकल क्वेश्चन ही आते हैं, वो कभी कभार सीधे क्वेश्चन नहीं देता, तो हमेशा वो टेक्निकल क्वेश्चन देता है हाँ, लेकिन चैप्टर में हमारा मेन कंसेप्ट हमारा वही यूज होता है। होप सो आप लोगों ने आंसर को समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये बेटा जी हम लोगों ने ज्योमेट्री में चैप्टर में से लिया हुआ है। अब ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको बड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये सर ने क्या कौन सी डायग्राम दे दी और ये कितना मुश्किल, लेकिन बेटा जी ये सॉल्व जब करूंगा ना, सॉल्व देखिएगा सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम हमें चाहिए। 2021 का पेपर आप लोग उठाओ, 2021 के पेपर में बेटा जी आपके पास ये क्वेश्चन एक आया था, आप में से जिसने पास्ट पेपर देखे ना बेटा, उसी को आइडिया होगा कि ये सर कौन से पास्ट पेपर की बातें करते हैं। ये बेटा जी आपके क्वेश्चन आया था ये वाला, मैंने आपको जैसे बताया ना अलकमला जबानी पेपर सारे याद हैं। ये 12 सेंटीमीटर था, ये 13 सेंटीमीटर था, ये बेटा CSS 2021 के पेपर में आया हुआ। अब इसमें भी आपका जो थ्योरम लगता है ना, वो सेम टू सेम बेटा जी इस क्वेश्चन में थ्योरम लग रहा है जो मैंने जो गैस पेपर में दिया है, इसमें लगता है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, ये पैथागोरस थ्योरम की मदद से ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये x है, ये बेटा जी 12 और 13 की मदद से हम लोग ये निकाल लेंगे। ये जब आ गया तो फिर ये आता है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये पूरी डायग्राम आपको सॉल्व हो जाएगी, एरिया भी आ जाएगा, पैरामीटर भी आ जाएगा। आप मेरे देखें वो सोल्यूशन आप लोग देखा, आपको 21 के पास पेपर में आपको मिल जाएगा। ये टाइम डिस्टेंस का चैप्टर, ये ज्योमेट्री का चैप्टर आप लोग मेरा निकालें यूट्यूब पे, आपको बेटा ये सोल्यूशन मिल जाएंगे। अब ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये भी सेम टू सेम यही चीज है, इसी पैथागोरस थ्योरम से ये भी सॉल्व होना है। कैसे, मैं आप लोगों को इसको गाइड करता हूँ मैं, ये देखिएगा। अब बेटा जी ये अगर 12 है ना, ये इसको गौर से देखिएगा, इस पूरे डायग्राम में, डायग्राम में दोबारा में नहीं मैं बना रहा, जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा काम। अगर ये अगर 12 है,
तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये फिर 12 ही होगा। समझिए, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा जरा कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। ये जरा देखिएगा कि अगर ये यहां से लेकर यहां तक ये 12 हाइट, तो ये बिल्कुल उसके पैरेलल ये भी हाइट है। ये भी इसका मतलब ये 12 मीटर ही होगी। अब ये देखो, इस 12 की मदद से, 13 की मदद से मैं ये यहां से लेकर यहां तक ये फासला मैं मालूम कर सकता हूँ। कौन सा वाला? पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, क्योंकि ये आपकी एक ट्राइंगल बन रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा जरा जूम आउट करता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करूं, पाइथागोरस थ्योरम, बेटा अभी आप लोगों को ना प्रॉपरली जो है ना, एक 5 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, किस तरह उसमें कौन कौन सी हेडिंग्स रखनी है, वो बेटा जी एंड पे जाके आपको किसी भी एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा दूंगा। लिमिटेड टाइम की वजह से जस्ट अभी आपको सोल्यूशन में बता रहा हूँ। आपको प्रॉपरली प्रॉपरली आपको एक 5 नंबर के क्वेश्चन में ये पेपर में आप लोगों ने 5 नंबर का क्वेश्चन किस तरह वहां पे सॉल्व करके आना है, बेटा जी वो आखिरी 1-2 क्वेश्चन के अंदर आपको मैं गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, वो आप टेंशन न ले। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं जी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हम लोग कब लगाते हैं? ये जब आपके पास एक ट्राइंगल हो, ट्राइंगल में अगर एक वाली मिसिंग हो तब हम लोग इसको लगाते हैं। ये हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, बेस ये एक्स आ गया, प्लस परपेंडिकुलर 12 आ गया। ये आ गया 169 एक्स स्क्वायर प्लस 144। ये आपका आ गया 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बेटा जी आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25। तो एक्स इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये जो आपके पास जो वैल्यू आ रही है, ये आपके पास एक्चुअल में 5 मीटर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये टोटल कितना है? 9 मीटर है। अब इसने यहां से लेकर यहां तक ये टोटल 30 मीटर बोला। इसका मतलब ये यहां से लेकर यहां तक फिर ये 9 हो गया, क्योंकि इसके बिल्कुल पैरेलल ये साइड है। अगर ये 9 है और ये 5 है, 9 और 5 कितना हो गया? 14। इसका मतलब बेटा जी ये 16 मीटर की लाइन है। समझ आई? अब ये टोटल 30 है ना, 30 में से अगर 5 और 9 ये 14 है, तो 14 इसका मतलब ये 16 मीटर की लाइन ये है। अब इस 16 और 12 की हेल्प से बेटा जी आप लोग ये निकाल लें। फिर वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस 16 परपेंडिकुलर 12, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 प्लस 144 400। इसका भी अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 20। अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? मेरी वीडियो आप लोग देख लें, उसमें वीडियोस के साथ प्लेलिस्ट के कॉलम में जाएं, उसमें आईक्यू वाले क्वेश्चन, आईक्यू वाले क्वेश्चंस के अंदर मेरी वीडियो पड़ी हो, हाउ टू फाइंड स्क्वायर स्क्वायर रूट, वहां से आपको पता चल जाएगा। अच्छा बेटा जी, ये 20 मीटर आ गया। अब वो कहता है कि हैंस द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, इस फील्ड के पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर आप लोगों ने बताना है, इसका पेरीमीटर कितना होगा। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेटा जी सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। बेटा जी सब साइडों को जमा कर लो, 9, 13, 5, ये इसका पूरा ये बेशक 30 ले लो, 5 और ये इनको करने की जरूरत नहीं है। बेशक आप लोग ये पूरे 30 वैल्यू ले लिए, और ये 20। बेटा जी आप इन सबको जमा कर लो। ये अंदर वाली साइडें नहीं जमा करनी, 12 और 12 ये नहीं जमा करनी। क्यों? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड एक्सटर्नल साइडें होती हैं, यानी कि एक आ गई 9, एक आ गई 13, एक आ गई ये 30, एक आ गई ये 20। इनको बेटा जी आप लोग प्लस करो, ये टोटल आप लोग चेक करो आपके पास कितना बनता है। ये बनेगा 30 और 20 50, 50 और 13 63 और 9 72। 72 मीटर्स का बेटा जी टोटल आपके पास पेरीमीटर जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है। अभी हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें कौन सा ये टॉपिक उसमें आया हुआ और उसमें किस तरह का क्वेश्चन है, उसकी तरफ अभी हम लोग चलते हैं।
अच्छा बेटा, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने जो दिया हुआ है, ये बेटा जी आप लोगों का आया है एवरेज के चैप्टर में से। ये मैंने दिया हुआ एवरेज के चैप्टर में से दिया है। अब ये क्वेश्चन एवरेज का चैप्टर है तो आसान, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे, इसको देखते हैं। कहता है if 4500 was invested in a bond fund when the price per share was $9। अब टोटल उसने इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की है? टोटल इन्वेस्टमेंट है जी $4500 की, $4500 की, जबकि $1 कितने का है? ईच डॉलर है, सॉरी ईच शेयर है $9 का। ये उसने एक जगह उसने इन्वेस्टमेंट किया, आप ये कह सकते हैं। फिर वो कहता है कि एक और जगह उसने इन्वेस्टमेंट उसने की, टोटल उसने इन्वेस्टमेंट की $3000 की, जबकि एक शेयर जो था ना, एक शेयर उसकी प्राइस कितनी थी? $10। अब उसका क्वेश्चन ये है, व्हाट वाज द एवरेज अरिथमेटिक, अरिथमेटिक मीन एवरेज को कहते हैं, व्हाट वाज द एवरेज प्राइस पर शेयर परचेज, एवरेज प्राइस पर शेयर। अब उसने एवरेज क्या बोली है? एवरेज प्राइस पर शेयर आप लोगों ने आंसर निकाला। अब स्टूडेंट, अब गलती आप क्या करते हैं, टोटल प्राइस यहाँ पे ना, इसका अब एवरेज में फार्मूला जी बनेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड नंबर ऑफ वैल्यूज। ये एवरेज का फार्मूला होता है। ये मेरी बुक का सेकंड चैप्टर है जी। अब सम ऑफ वैल्यूज में आएगी टोटल प्राइस ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब नंबर ऑफ वैल्यूज में स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 9 और 10 को टोटल 90 लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज में एक्चुअल में आप लोगों के पास आएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन उसने क्या बोला है? एवरेज प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर, यानी कि ऊपर प्राइस आनी चाहिए, नीचे टोटल शेयर आने चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टोटल उसने जो $4500 उसने जो इन्वेस्ट किए हैं, एक शेयर अगर ₹9 का है, यहाँ पे आप लोग पहले ये तो चेक कर लो कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर बनते कितने हैं। ₹4500 में ₹9 के हिसाब से आप कितना शेयर आप खरीद सकते हो? 4500/9, ये आप लोग 500 शेयर आप लोग खरीद सकते हो। होप तो आपको इस पॉइंट की समझ आई होगी। अगर आपके पास ₹3000 हैं और एक अगर आपका ₹10 का अगर शेयर है, तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने बन रहे हैं? 3000/10। इसका मतलब ₹10 के हिसाब से अगर आप शेयर आप खरीदते हो तो 300 शेयर आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, $3 नहीं, 300 शेयर आप लोग खरीद सकते हो। अब ये वाली अमाउंट अब आपकी यहाँ पे यूज होगी। देखो टोटल प्राइस में आपका आ जाएगा, सबसे पहले आप लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया? 4500। फिर आपने इन्वेस्ट किया 3000। ये बेटा जी टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 4500 प्लस 3000। ये आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ शेयर। इसके 500 शेयर आए और इसके 300 शेयर आए। ये बेटा जी 500 प्लस 300, ये आपके आगे टोटल 800 शेयर। अब आपकी एवरेज प्राइस इसमें मीन आ जाएगा 7500 डिवाइडेड 800, डबल जीरो कैंसिल, 75/8, 8 9 72, 3.0, 8 3 24, 6 0 8 7 56 4। तो ये आपका आ जाएगा $9.37 एवरेज प्राइस पर शेयर के साथ। है वही एवरेज के कंसेप्ट, लेकिन क्वेश्चन जरा थोड़ा सा हम लोगों ने उसको घुमा दिया है। सीएसएस में मैंने आपको जैसे पहले मैंने बताया, सीएसएस में इतने सादे सादे क्वेश्चन नहीं आने बेटे जी, उसको वो घुमाएगा वो। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी चलते हैं। जो पार्ट ए है ना, पार्ट ए, उसमें हमारे पास जो चार जो क्वेश्चन है ना, उनमें जी हमारा चौथा क्वेश्चन जी अब हम लोगों ने लिया है एबिलिटी रीजनिंग में से। ये एबिलिटी का पोर्शन आप कह लो, एनालिटिकल रीजनिंग में से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बड़ा टेक्निकल से है। इसमें आप कहता है क्या है, इसको हम लोग पहले जरा गौर से पढ़ते हैं। इसमें वो क्या कहता है, वो इसमें ये कहता है कि हमारे पास ये कहता है जी PQRSTU and V आर 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि ये 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग बैठे हुए हैं, 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 7 लोग बैठे हु
और ये एक सर्कुलर टेबल के गिर्द बैठे हुए इन अ सर्कल। आप सर्कुलर टेबल कह लो या आप कह लो कि जैसे जैसे कुछ दो सर्कल बना के बैठे होते हैं ना, इस तरह वो सारे एक सर्कल में बैठे हुए हैं। अब वो कहता क्या है? अब वो ये कहता है, अब ये ना, ये इसको, ये एनालिटिकल रीजनिंग जब मैं स्टूडेंट्स को जब मैं करवाता हूँ ना, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये पहले वो आपको एक सिनेरियो आपको बताता है। ये सिनेरियो बताने के बाद ये आपको कुछ वो परमानेंट कंडीशंस आपको लगाता है, दैट आर कॉल्ड परमानेंट कंडीशन। आप लोग मेरे यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा एनालिटिकल रीजनिंग की, आपको वहां से आपको मिल जाएगी परमानेंट कंडीशन। अब ये परमानेंट कंडीशन आप लोगों ने फॉलो करनी होती है, और फॉलो करके आप लोगों ने आंसर्स आप लोगों ने निकालने होते हैं कि इसकी परमानेंट कंडीशन के हिसाब से इसका आंसर क्या क्या है। अब परमानेंट कंडीशन में क्या कहते हैं? परमानेंट कंडीशन में कहता है वी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। वी जो है वो एस के लेफ्ट पे आ रहा है, लेकिन एस के सेकंड नंबर पे आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं जरा सेवन इसमें ब्लॉक मिला, 1 2 3 4 5, और आप कह लो 6, और आप एक इसके साथ बेशक रख लो 7। अगर 8 अगर होता तो मैं यहाँ पे मैं इसको रख देता, लेकिन 8 नहीं है, टोटल 7 है। तो ये सबका रुख आप कह लो कि ये सेंटर यहाँ पे, सेंटर की तरफ उन सब का रुख है, फेसिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये इसने जो वर्ड जो बोला, फेसिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, सबका रुख एक दूसरे की तरफ आप कह लो। कहता है वी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड इज द नेबर ऑफ टी एंड यू। ये वी की बात हो रही है, वी इज द नेबर ऑफ टी एंड यू। अब टी और यू का नेबर किस तरह हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, टी को अगर मैं इधर रखता हूं और यू को अगर मैं इधर में रखता हूं, तो ये वी जो है ये इन दोनों का फिर नेबर हुआ। वी इन दोनों के दरमियान में होगा तो वी इन दोनों का नेबर हो सकता है। वी को अगर मैं टी की जगह रख दूं, टी को वी की जगह रख दूं, फिर वी इन दोनों का नेबर तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी को अगर इधर अगर मैं रखता हूं ना, तो टी जो है, टी और वी इन दोनों के दरमियान में वी आ गया। और कहता है वी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस इसका मतलब फिर यहाँ पे होगा, आप देखो ना, एस के लेफ्ट पे ये वी बैठा हुआ है, और ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये वी आ गया। समझ आ गई? हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने इनकी ये एडजस्टमेंट की। फिर कहता है एस इज नॉट द नेबर ऑफ आर एंड टी। एस जो है ये आर और टी का नेबर नहीं है। इसका मतलब अगर आर और टी का नेबर नहीं है, तो ये टी तो ऊपर आ गया, इसका मतलब यहाँ पे फिर आर नहीं आ सकता, क्योंकि एस जो है वो आर और टी दोनों का नेबर नहीं है। इसको भी मैं यहीं पे अभी मैं ड्रॉप में करता हूँ, सेकंड जो बी है, ये अभी आप कह लो कि इसको अगर मैं सी अगर क्लैरिफाई अगर नहीं कर सकता, मैं पहले नेक्स्ट कंडीशन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन कहता है पी इज द नेबर ऑफ क्यू एंड आर। अब ये देखो ना, उसने क्या बोला, P इज द नेबर ऑफ Q एंड R। अब P, Q और R का किस तरह नेबर हो सकता है? इसका मतलब जैसे जैसे मैंने बताया था ना, V इज द नेबर ऑफ T एंड U, इसी तरह P दरमियान में है और वो Q और R का नेबर है। ये देखो, अब इधर मैंने R को मैंने नहीं लिखा, क्यों? R को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसने बोला है S इज नॉट द नेबर ऑफ R एंड T। इसका मतलब यहाँ पर Q आ गया, Q यहाँ पे आ गया, P दरमियान में आ गया, R यहाँ पे आ गया, क्योंकि जो P है वो Q और R का नेबर है। इसको कहते हैं हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट। ये हमारे पास एक आता है सिनेरियो बेस्ड, हमारे पास ये जो चैप्टर्स है ना मेरे पास, अगर आप मेरी बुक में आप देखोगे, मेरी बुक में टोटल 7 डिफरेंट चैप्टर्स हैं। उसमें एक लीनियर ऑर्डरिंग है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सीटेड है, एक सिलेक्शन है। तो ये सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। इसके अलावा नेटवर्किंग है, मैट्रिक्स है, लेस देन ग्रेटर देन है, ये सीटिंग में आएगा। अब उसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर? आर की पोजीशन क्या बन रही है? हाँ जी बताएं जी, आर की पोजीशन जी क्या बन रही है? आर की पोजीशन बन रही है, आर इज द नेबर ऑफ टी एंड पी। आर इज द आर इज सिटिंग, आप ये कह सकते हो आर इज सिटिंग इन द नेबर ऑफ टी एंड पी। दोस्तों आप लोगों को इसका आंसर आइडिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा आपको क्लियर आपको हो गया होगा इसका आंसर। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके सेक्शन की तरफ हम लोग चलेंगे। वो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आएगा इसका, आप कह लो कि जो सेक्शन बी है ना, वो हमारे पास आएगा नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ हम लोग चलेंगे। और इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों को अभी मैं
20 सेक्शन के सारे सोल्यूशन इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ये इंशाअल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को मैं ये भी अपलोड आपको मैं करके दूंगा 20 सेक्शन, और उसके बाद जो सेक्शन सी है वो भी इंशाअल्लाह आप लोगों को एज सुन एज पॉसिबल आपको मैं अपलोड करके दूंगा। थैंक यू सो मच। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।